हेलो एवरीवन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, एक नया प्ले, एक ऐसा प्ले जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मेरे सभी इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो भी मेरे अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश से अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है हैमलेट, उसकी थीम हम लेकर के आए हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो और सीसीएस मेरठ यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आपको विलियम शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ने को ना मिले। अंडरस्टूड? आप इसको स्टडी भी करते हैं प्लस इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो आज हम आपके साथ इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है पूरी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज मेरा वादा है कि आप लास्ट में जब जाएंगे तो आज आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो चुका होगा फॉर योर एग्ज़ाम। सो नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब द थीम ऑफ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा हैमलेट की थीम को डिस्क्राइब करिए। ये यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी मेंशन की है ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था और कौन सी पिक्चर थी उस हैमलेट प्ले के अंदर। ओके, देखिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। आंसर थीम ऑफ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया हैमलेट, उसकी थीम का डिस्कशन होगा आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडिंग रिवेंज एंड जस्टिस। सो यू नो थीम ऑफ हैमलेट बेस्ड ऑफ रिवेंज एंड जस्टिस। हैमलेट की थीम पूरी तरीके से बेस्ड थी रिवेंज और जस्टिस के ऊपर। द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट रिवॉल्व्स अराउंड रिवेंज। सेंट्रल थीम हैमलेट की चारों ओर घूमती है बदले के। प्रिंस हैमलेट इज ड्राइवन बाय द गॉस्ट ऑफ हिज फादर टू एवेंज हिज मर्डर बाय किंग क्लाउडियस। हैमलेट क्योंकि एक राजकुमार है, हैमलेट के जो पिता हैं उनकी हत्या हो चुकी थी। अब वो उनके पिता के द्वारा, यानी कि जो उनके पिता हैं उनका जो घोस्ट है वो प्रिंस हैमलेट को अपने इशारों पर चलाते हैं और वो उसको बताते हैं कि किस तरह से धोखे से उनकी हत्या किंग क्लाउडस ने की है। However, Hamlet's journey is marked by hesitation, moral conflict and overthinking. जबकि हैमलेट की इस यात्रा में हम देखते हैं उसे कई बार हेजिटेट होते हुए, मॉरल कन्फ्लिक्ट में और ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हुए। His delay in executing revenge leads to tragic outcomes for himself and those around him. उसके क्योंकि जो बदला लेने की जो लीड थी उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का देरी हो रही थी जिससे उसे बहुत सारा ट्रेजिक आउटकम्स उसका निकल के आया, यानी उसे बहुत सदमा पहुंच रहा था। अपने आप में ही वो उसी दुख में वो घिरा हुआ था। शेक्सपियर प्रेजेंट रिवेंज एज ए डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स दैट कंज्यूम्स द एवेंजर एज मच एज द गिल्टी। शेक्सपियर ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से बदला लेने की जो भावना होती है वो अपने आप में ख़तरों से भरी हुई होती है और हमारा जो मेंटल प्रेशर होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव फोर्स में चला जाता है, ताकि रिवेंज करने का जो अपने आप में मतलब एक हमारे अंदर जो फीलिंग उभरती है कि हमको बदला लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ऐसा फील होता है जब हम बदला नहीं ले पाते कि हम कितने गिल्टी हैं। उसको खुद को गिल्ट फील होता है क्योंकि इंसान जब बदला नहीं ले पाता तो उसे खुद को गिल्ट फील हो रहा है। और हैमलेट के साथ ऐसे ही हो रहा है कि वो अपना बदला ले नहीं पा रहा है, उसको बदला लेने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा है जिसकी वजह से वो अपनी ही सोचों में घिरा हुआ है और उसकी ट्रेजिडीज़ जो हैं वो उसका सामना उसको करना पड़ रहा है, यानी जो उसके दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं वो उन्हें फील कर पा रहा है। नेक्स्ट इज़ द हेडिंग मॉर्टेलिटी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। नैतिकता और जीवन का अर्थ। हैमलेट डीपली एक्सप्लोर्स ह्यूमन मॉर्टेलिटी। हैमलेट्स फेमस टू बी और नॉट टू बी soliloquy reflects on life's value and the fear of the unknown after death. हैमलेट बहुत गहराई से ह्यूमन मॉर्टेलिटी को एक्सप्लोर करता हुआ दिखाई देता है। मतलब हैमलेट ने मानवीय नैतिकता को बहुत अच्छी और बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है खोज किया या विस्तृत वर्णन दिया, इस तरह से आप कह सकते हैं। हैमलेट का एक बहुत ही फेमस डायलॉग कि टू बी और नॉट टू बी, क्या होना है और क्या नहीं हो। सोलिलोक्वी रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ्स वैल्यू एंड द फियर ऑफ द नॉन आफ्टर डेथ। वो अकेला ही पूरी तरीके से जीवन के मूल्यों, उसके डर को लेकर के अभी भी अनजाने कि मृत्यु के बाद जो इंसान के अंदर डर पैदा, मतलब मृत्यु के बाद क्या होगा ये तो नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर जो एक डर है
एक ऐसे डर कि मृत्यु के बाद होता क्या है, ये अकेलापन जो उसको हमेशा अपने चारों ओर महसूस हो रहा है, उसी में वो एक सेंटेंस बोलता है, टू बी और नॉट टू बी। द ग्रेवयार्ड सीन फर्दर emphasizes दैट डेथ स्पेयर्स नो वन किंग्स जेस्टर्स और कॉमन पीपल। यहाँ पर कब्रिस्तान में बैठे हुए जब हैमलेट को दिखाया जाता है तो वो उस डेथ से, जो डेथ हुई है उनके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करते हुए कहता है कि यहाँ पर ना तो कोई राजा है कब्रिस्तान में, ना ही कोई साधारण व्यक्ति है, और ना ही कोई अमीर, ना गरीब, ना ही कोई भिखारी है। मतलब कब्रिस्तान सबके लिए बराबर है, ग्रेवयार्ड सबके लिए बराबर है, सब इसके अंदर दफन है और सब एक ही ज़मीन पर एक जैसे ही पड़े हैं। दिस मेडिटेशन ऑन मॉर्टेलिटी मेक्स द प्ले ए फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये ध्यान लगाना उसका, ये मेडिटेशन करना ही उसकी मॉर्टेलिटी को इस प्ले की बनाता है, साथ ही उसके फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन को भी दिखाता है कि उसका फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ा, यानी मानवीय अस्तित्व के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नैतिकता और जीवन का अर्थ क्या है। तो हैमलेट जब एक बार ग्रेवयार्ड में बैठा हुआ था, ये सीन उस प्ले के अंदर दिखाया गया है, तो उसने यही कहा कि मॉर्टेलिटी क्या है, मतलब मानव अमर तो हो नहीं सकता, ठीक है, और जो जब वो अमर नहीं हो सकता तो इसी थीम को उसने क्या किया, एक्सप्लोर किया है। ओके, सेकंड हेडिंग इज द मॉर्टेलिटी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। अमरता और जीवन का अर्थ। सेकंड हेडिंग कहती है कि अमरता और जीवन का अर्थ क्या है। हैमलेट डीपली एक्सप्लोर्स ह्यूमन मॉर्टेलिटी। हैमलेट ने बड़ी ही गहराई से मानवीय अमरता को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। Hamlet's famous to be or not to be soliloquy reflects on life's value and the fear of the unknown after death. उसका एक बहुत ही फेमस सेंटेंस टू बी और नॉट टू बी, जो कि वो अकेले में कहता है कि लाइफ का मूल्य क्या है और एक अनजाने मृत्यु के डर से लोग किस तरह डरे रहते हैं। यहाँ पर वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब वो उस ग्रेवयार्ड में बैठता है तो वहाँ पर वो एक सीन देखता है। द ग्रेवयार्ड सीन फर्दर emphasizes दैट डेथ स्पेयर्स नो वन। आगे वो कहता है कि इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग हैं, वो इस बात पर फोकस करते हुए कहता है कि क्या वो मृत्यु से बच पाए। कोई नहीं बच पाया, सबको मृत्यु आती है, चाहे वो किंग्स हो, जेस्टर्स हो, कॉमन पीपल हो, चाहे राजा हो, फ़कीर हो, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो, तो मृत्यु का सामना तो सबको करना पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए तो मॉर्टेलिटी तो किसी के पास नहीं, अमरता तो किसी के पास नहीं है। दिस मेडिटेशन ऑन मॉर्टेलिटी मेक्स द प्ले फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उसका ये मेडिटेशन मॉर्टेलिटी के ऊपर ही इस प्ले को बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल दिखाता है और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर दिखा रहा है। फिलोसफिकल तो है ही कि अमरता किसका मुद्दा है भाई, अमरता फिलोसफी का मुद्दा है। तो उसने कहा कि जो अमरता का मेडिटेशन हो रहा है और जो भी प्ले हम देख रहे हैं, तो हमारा जो प्ले हैमलेट है वो पूरी तरीके से एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन को ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि अमर कोई व्यक्ति नहीं होता, एक ना एक दिन उसको मरकर जाना ही होता है और जीवन का सच्चा अर्थ यही है कि उसको मृत्यु प्राप्त होगी। नंबर थर्ड, मैडनेस, रियल एंड फैन। मैडनेस इज ए रिकरिंग थीम, बोथ रियल एंड प्रिटेंडेड। पागलपन, ये थीम कहीं ना कहीं हमें पागलपन की तरफ भी लेकर के जाती है। बोथ रियल एंड प्रिटेंड, दोनों, वास्तविकता भी और बहानेबाजी भी। हैमलेट फेंस इंसैनिटी टू डिस्कस हिज इंटेंशन। उसके आशय को भी दर्शाती है कि हैमलेट किस तरीके से अपने आप में वास्तविकता और भ्रम में उलझा हुआ है। बट हिज इरेटिक बिहेवियर रेज़ क्वेश्चन अबाउट हिज मेंटल स्टेबिलिटी। लेकिन उसके बिहेवियर में उठ रहे वो ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब उसे जल्दी नहीं मिल पाता, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं अस्थिर यानी कि अनस्टेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इरेटिक हो जाता है। इन कंट्रास्ट, ऑफिलिया डज नॉट इनटू ट्रू मैडनेस, बल्कि इसके विपरीत ऑफिलिया कहीं से भी into true madness, Ophelia descent into true madness caused by grief and betrayal highlights the fragility of the human will when faced with tragedy. इसके उलट ऑफिलिया पूरी तरीके से पागलपन की, वो सच में ही वो पागलपन का अपने जो है जाहिर करती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है। उसको ऐसा फील होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। यहाँ पर मनुष्य का जो अपने का अस्तित्व है उसके टुकड़े हो जाने को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है।
मनुष्य के दिमाग को प्लस उसकी ट्रेजेडी को, कि किस तरह वो दुखों से टूट जाता है, किस तरह दुखों का सामना करता है, और एक इंसानी दिमाग किस तरह टूट कर बिखरता है अगर उस पर ट्रेजेडी हावी हो जाए। तो यही चीज़ ओफेलिया के मामले में दिखाई गई है, क्योंकि ओफेलिया क्या होता है कि मर जाती है, तो उसके वो सच्चा प्यार करती थी हैमलेट से। तो ओफेलिया जब मर जाती है तो ये उसके दुख का ही कारण था, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा दुखी होकर के वो आत्महत्या कर लेती है। नंबर 4, करप्शन एंड डीके। फ्रॉम द स्टार्ट डेनमार्क इज डिपिक्टेड एज मॉरली रॉटन। जब शुरुआत होती है डेनमार्क से तो हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो एक मॉरली रोटन वहाँ पर चल रहा है। क्लाउडियस ट्रैक्री सिम्बोलाइजेस पॉलिटिकल एंड मॉरल डीके। क्लाउडियस ने जैसे ही अपने हाथ में पूरी सत्ता संभाली, उसने राजनीति उथल पुथल शुरू हो गई और साथ ही उसने नैतिकता को एकदम नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। The imagery of disease, poison, and rot reinforces the idea that corruption at the top infects the entire kingdom both physically and morally. आगे ये भी दिखाया गया कि किस तरह काल्पनिक मृत्यु को दिखाया जाना, फिर उसको जहर देना, और किस तरह से बार बार अपने ही विचारों को पुनर्बलन देना, यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो क्लाउडियस इसी तरह का किंग था जिसने ज़बरदस्ती गद्दी को हथियाया था और अपने ही भाई की गद्दी पर वो ज़बरदस्ती बैठ गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को जहर दे करके मरवा दिया था ताकि उसे वो राज सत्ता मिल सके। तो वो करप्शन में बेइंतहा डूबा हुआ इंसान है। उसकी जो एक फ़िगर दिखाई गई है क्लाउडियस की, वो करप्टेड इंसान वाली फ़िगर है। और फिर प्लस वो क्या करता है कि अपनी ही भाई की वाइफ को ज़बरदस्ती अपनी वाइफ बना लेता है और पूरे राज्य पर अपना राज करना शुरू कर देता है। तो फिज़िकली और मॉरली अगर हम देखें तो करप्शन और उसका नष्ट होते हुए दिखाया, करप्शन को और मॉरल को नष्ट होते हुए दिखाया गया है हैमलेट के प्ले में। फिफ्थ, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन। Complexity of action. Hamlet's struggle between thought and action reflects a universal human dilemma. हैमलेट का स्ट्रगल थॉट और एक्शन के बीच में लगातार उसके रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है कि किस तरह यूनिवर्सल ह्यूमन पूरी ज़िंदगी एक डिलेमा को जीता है, यानी एक भ्रम की स्थिति में जीता है। His intellectual and moral hesitation delays justice, showing how overthinking can paralyze decision making. हिज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल हेजिटेशन, उसकी अपनी बुद्धिमत्ता और प्लस उसके अपने नैतिकता के जो हेजिटेशंस हैं उसको डीले कर दिया गया उस न्याय को। शोइंग हाउ ओवर थिंकिंग, और दिखाया गया किस तरह हैमलेट ओवर थिंकिंग करते हुए अपने ही डिसीज़न लेने में वो खुद को पैरालाइज फील करता है, या वो सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। उसकी इंटेलेक्चुअलिटी प्लस उसका मॉरल हेजिटेशन उसके आड़े आ जाता है, जिसकी वजह से उसे जस्टिस मिलने में डिले हो रहा है। ये था द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन। एंड नंबर 5th हेडिंग, कंक्लूजन। हैमलेट इज मोर देन ए रिवेंज ट्रेजेडी। हैमलेट अपने आप में कहीं ज़्यादा एक रिवेंज ट्रेजेडी है। इट इज़ ए प्रोफाउंड स्टडी ऑफ लाइफ, डेथ, मॉरलिटी, करप्शन एंड द ह्यूमन स्ट्रगल टू एक्ट डिसीवली, मेकिंग इट टाइमलेस इन अपील। अपने आप में जब हम इस हैमलेट प्ले को पढ़ते हैं तो हमें जो पढ़ने को मिलता है या हम जो स्टडी करते हैं वो है लाइफ की स्टडी, डेथ की स्टडी, मॉरलिटी की स्टडी, करप्शन की स्टडी एंड द ह्यूमन स्ट्रगल, और किस तरह से एक मनुष्य जीवन भर संघर्षों से घिरा रहता है और वो डिसीवली एक्ट करता है। साथ ही वो असीमित होकर के फिर अपील भी, मतलब प्रार्थना भी करता है कि जो मैं जिस तरह के जीवन को मैं जी रहा हूँ, या जो भी जीवन मुझे मिला है उसमें उसका अगर बदला पूरा नहीं हुआ तो वो जीवन उसके लिए अधूरा है, क्योंकि उसे अपने पिता का बदला लेना ही था। ये है आपका प्ले हैमलेट, और जिसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, डिस्क्राइब द थीम ऑफ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात यहाँ पर मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी टॉपिक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊँ, या आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन है और वो लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर से है, तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियो कैसी लगती है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो हम ज़रूर वो अच्छी सी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहीं पर हम जो है आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए कंटेंट के साथ।